हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 237 यानी 237 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धारा का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको सीआरपीसी की पिछली धारा का वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 237 के बारे में। ये कहती है कि धारा 199(2) के अधीन संचित मामलों में प्रक्रिया। अब धारा 199 क्या कहती है? धारा 199 का पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? इसके संबंध में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति यदि सरकार के विरुद्ध या सरकार के किसी प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध कोई अपराध करता है तो वह यानी कि सरकारी अधिकारी या सरकार, ये कहें कि राज्यपाल भी उसमें शामिल है, उपराज्यपाल भी उसमें शामिल है, राष्ट्रपति भी शामिल है, मंत्री भी शामिल हैं और सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों चाहे वो केंद्र सरकार के हों। उनके विरुद्ध यदि कोई मामला दर्ज किया जाता है यानी कि उनके द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोई मामला दर्ज किया जाता है तो वह सेशन न्यायालय में दर्ज किया जाएगा और उसको कोई लोक अभियोजक द्वारा ही दर्ज किया जाएगा। लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ही उस मामले को दर्ज किया जाएगा। यदि वह मामला किसी राज्यपाल के विरुद्ध है या राष्ट्रपति के विरुद्ध है, भारत के किसी मंत्री के विरुद्ध है, राज्य के किसी मंत्री के विरुद्ध है या किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध है, तब ऐसा मामला जो है सेशन न्यायालय में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा दर्ज किया जाएगा। ये कहती है सीआरपीसी की धारा 199 का पॉइंट नंबर 2। तो 199 के पॉइंट नंबर 2 के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी, ये यहां पर बताया गया है। सीआरपीसी की धारा 237 में बताया गया है। क्या लिखा हुआ है कि धारा 199 की उपधारा 2 के अधीन अपराध का संज्ञान करने वाला सेशन न्यायालय, देखो जैसा मैंने कहा था ना कि सेशन न्यायालय उसमें संज्ञान ले सकता है, तो सेशन न्यायालय मामले का विचारण मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संचित किए गए वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार करेगा। मतलब वह ऐसा विचारण करेगा जैसे कि वारंट मामलों में कोई प्रक्रिया अपना करके किया जाता है, ऐसा अपना करके ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पॉइंट नंबर 1 में तो ये कह दिया। पॉइंट नंबर 2 में ये कह दिया कि यदि विचारण के दोनों पक्षकारों में से कोई वांछा करता है यानी अपेक्षा करता है या न्यायालय को ठीक लगता है, तब ऐसा मामला जो है बंद कमरे में विचारण किया जाएगा। यानी कि कोई मामला ऐसा है तो उसमें क्या किया जाएगा, यदि दोनों पार्टियों में से कोई पार्टी या अपेक्षा करती है या न्यायालय ठीक समझता है तो बंद कमरे में उसका विचारण किया जाएगा, बंद कमरे में उसका ट्रायल किया जाएगा। ये कहता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि यदि मामला ऐसा है कि झूठा साबित होता है और न्यायालय को ये लगता है कि अभियुक्त को जबरन परेशान करने के लिए मामले में कार्रवाई की गई है, तब ऐसे समय में अभियुक्त को प्रतिकर दिलाया जा सकता है, कंपनसेशन दिलवाया जा सकता है। कौन देगा कंपनसेशन? भैया जिसने झूठी रिपोर्ट की है वो कंपनसेशन देगा। किसको कंपनसेशन देगा? एक्यूज पर्सन जो है जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उस व्यक्ति को जो है कंपनसेशन दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? जब मामला झूठा साबित होता है तब दिया जा सकता है। कौन दिला सकता है? न्यायालय दिला सकता है। कितना दिला सकता है? 1000 रुपए से कम होना चाहिए, 1000 रुपए तक का कंपनसेशन न्यायालय दिला सकता है। क्या लिखा हुआ है इस संबंध में हम अध्ययन कर रहे हैं? लिखा हुआ है कि यदि किसी मामले में न्यायालय सब अभियुक्तों को या उनमें से किसी अभियुक्त को उन्मोचित करता है, दोष मुक्त करता है और उसकी राय है, किसकी राय है? न्यायालय की, कि उनमें से जो है अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग लगाने का उचित कारण नहीं था, तो उन्मोचित व्यक्ति को, दोष मुक्त व्यक्ति को आदेश द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना
अभिकथित किया गया था, यानी कि जिसने आरोप लगाया था उस व्यक्ति के द्वारा, जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था उस व्यक्ति को कंपनसेशन दिलवाया जाएगा, यानी कि जो है उसको मुआवजा दिलवाया जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि अभिकथित किया गया था, यह आदेश दे सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि वह अभियुक्त को या ऐसे अभियुक्त, यदि एक से अधिक हैं तो उन सबको, प्रत्येक अभियुक्त को प्रतिकर दे, मुआवजा दे, या फिर अपन कहें कि कंपनसेशन दे। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है, यदि वह व्यक्ति राज्य का कोई मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, उपराज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, मंत्री हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, ऐसे व्यक्ति पर ऐसे आरोप, ऐसे प्रतिकर दिलाया जाना उचित नहीं होगा। यानी कि ऐसे व्यक्तियों पर प्रतिकर लगाया जाना जो है न्यायालय के द्वारा ऐसे प्रतिकर नहीं लगाया जाएगा। किस व्यक्ति पर? जो राज्य का मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, इन व्यक्तियों को छोड़ करके बाकी सब व्यक्तियों से प्रतिकर दिलवाया जा सकता है न्यायालय के द्वारा 1000 रुपये तक का। प्रतिकर मतलब कंपनसेशन, यानी कि मुआवजा, है ना। तो पॉइंट नंबर 3 भी आप समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 4 को हम समझ लेते हैं कि पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि न्यायालय इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को प्रतिकर दिलवाता है तो अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा और उस पर विचार करेगा, और उसका यदि समाधान हो जाता है कि अभियुक्त पर लगाने का कोई उचित आधार नहीं था, यानी अभियुक्त पर जो आरोप लगाए गए हैं उसका कोई उचित आधार नहीं था, तो वह 1000 रुपये, मैंने बोला ना अभी हल्के 1000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। तो ये पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो 1000 रुपये से अनधिक इतनी ही रकम का जितनी वह अवधारित करे प्रतिकर उस व्यक्ति द्वारा अभियुक्त को या उनमें से प्रत्येक को, यदि अभियुक्त ज्यादा हैं तो उनमें से प्रत्येक को या किसी को दिए जाने का आदेश उन कारणों से लेखबद्ध किए जाएंगे दे सकेगा। यानी कोई कारण ऐसे हैं जो लेखबद्ध किए गए हैं, लिखे गए हैं, उन कारणों के आधार पर कंपनसेशन दिलवाया जाएगा न्यायालय के द्वारा 1000 रुपये तक का उस व्यक्ति को जिस पर आरोप लगाए गए हैं, उस व्यक्ति के द्वारा जिसने आरोप लगाए थे और मामला झूठा साबित हुआ है ऐसे समय में। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि ऐसा मुआवजा जो है यदि किसी व्यक्ति पर लगाया गया है, प्रतिकर किसी व्यक्ति पर लगाया गया है, तो वह ऐसे वसूला जाएगा जैसे कि जुर्माना वसूल किया जा रहा है। ये कहता है पॉइंट नंबर 5। लिखा हुआ है कि उपधारा 4 के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर ऐसे वसूल किया जाएगा मानो वह मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित किया गया जुर्माना है, इस तरह से वसूल किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि उपधारा 4 के अधीन प्रतिकर दिए जाने वाले व्यक्ति को आदेश दिया जाता है, उसे ऐसे आदेश का कारण इस धारा के अधीन किए गए परिवाद के बारे में किसी सिविल या दांडिक दायित्व में छूट नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं किया जाएगा कि भैया तुमने जो है 1000 रुपये का जुर्माना दिया था तो अब तुमको कोई छूट दे दी जाए। इस मामले में किसमें? जिसमें सिविल वाद या दांडिक प्रकरण कोई प्रस्तुत किया गया है। लेकिन एक बात और यहां पर बता दी गई। क्या बता दिया गया? कि परंतु अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के अधीन दी गई कोई रकम उस मामले से संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में, इस वाद में नहीं, इसके बाद जो सिविल वाद प्रस्तुत किया जाएगा उसमें हिसाब में ले ली जाएगी। इतना ही लिखा हुआ है इसमें कि वो जो 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा पश्चातवर्ती सिविल वाद में उसको हिसाब में ले लिया जाएगा। अब पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 7 कहता है कि ऐसी जो प्रतिकर की राशि दिलवाई गई है, कैसी? धारा 4 के अधीन प्रतिकर देने वाले जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है वह आदेश की अपील जो है वह व्यक्ति कर सकता है जिस पर प्रतिकर का आदेश दिया गया।
भैया प्रतिकर दिलाए जाने का आदेश यदि किसी व्यक्ति पर किया गया है तो वह उस आदेश की अपील कर सकता है। अपील किस न्यायालय में कर सकता है? देखो इसमें तो ये लिखा हुआ है कि वह यदि चाहे तो अपील उस न्यायालय में कर सकता है जिस न्यायालय में प्रतिकर से संबंधित संदेह करने का संबंध हो। मतलब कि उस न्यायालय में कर सकता है, प्रतिकर से संबंधित जो अपीली न्यायालय है उसमें वो अपील कर सकता है। वैसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हाई कोर्ट में इसकी अपील की जा सकती है। अब पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपील करना चाहता है, पॉइंट नंबर 8 की बात कर रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति अपील करना चाहता है तो वह आदेश के 20 दिन पश्चात अपील कर सकता है। 20 दिन के पहले अपील नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि यदि अपील नहीं की है किसी व्यक्ति ने 20 दिन के भीतर, तो फिर उसको प्रतिकर की राशि अभियुक्त व्यक्ति को देनी पड़ेगी। यानी कि अभियुक्त व्यक्ति को प्रतिकर की राशि कब मिलेगी, कंपनसेशन कब मिलेगा, इसके बारे में पॉइंट नंबर 8 बताता है। इसमें लिखा हुआ है कि जब अभियुक्त व्यक्ति को प्रतिकर दिए जाने का आदेश दे दिया गया है तब उसे ऐसा प्रतिकर अपील पेश करने से 20 दिन पूर्व या यदि अपील कर दी गई है तो अपील के निर्णय के पश्चात, अपील की विनिश्चय कर दिए जाने के पश्चात ही दी जा सकेगी, इसके पूर्व नहीं दी जा सकेगी। यानी कि 20 दिन व्यतीत हो जाने चाहिए अपील के नहीं, आदेश के 20 दिन व्यतीत हो जाएंगे और अपील नहीं की जाएगी तो फिर वो जो है प्रतिकर की राशि उस व्यक्ति को दे दी जाएगी, वो पाने का हकदार हो जाएगा। और यदि उसने 20 दिन के भीतर अपील कर दी है तो अपील जब तक विनिश्चित नहीं हो जाती है, अपील का निर्णय जब तक नहीं हो जाता है, तब तक प्रतिकर की राशि नहीं दी जाएगी। तो सिंपल लैंग्वेज में आपने सीआरपीसी की धारा 237 को समझा। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें, यहां से आपको सीआरपीसी का अगला वीडियो मिल जाएगा। और इसके अलावा में आपको आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहां से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।